हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कौन सी तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो अमाइनो एसिड देते हैं और कैसे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है उसका हम नाम किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से हम उसको स्टडी करते हैं, ये हम इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमाइनो एसिड्स, तो सॉल्युबिलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉलिड। मोस्ट ऑफ दी मतलब सभी नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम अमाइनो एसिड जो हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर जनरली मेल्ट एट द हाई टेम्परेचर ऑफन अबव द 200 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अमाइनो एसिड्स का, वो 200 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। टेस्ट, कुछ अमाइनो एसिड स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे लगते हैं, कुछ जो है टेस्टलेस होते हैं और कुछ जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, टेस्ट कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब अमाइनो एसिड्स का टेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। चलिए फिजिकल में आगे बढ़ते हैं हम। अब जब टेस्ट की बात करते हैं तो हमको एक इसका डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड का, जो कि हम जनरली टेस्ट इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, और ये है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट जो है ये ग्लूटामिक एसिड से बना हुआ है ना। ग्लूटामिक एसिड हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, आप इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन जो है अमाइनो एसिड का बताया है, उसमें आपको ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो देखने को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड जो है उसी से ग्लूटामेट बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MSG या फिर अजीनोमोटो। हम नॉर्मल भाषा में इसको अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। इज द सॉल्ट ऑफ द ग्लूटामिक एसिड्स। इट एम्प्लॉयड फॉर द फेवरिंग फ्लेवर एजेंट इन द फूड इंडस्ट्री टू इनहेंस द टेस्ट एंड फ्लेवर। ये टेस्ट और फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए करता है। तो इससे इंडिविजुअल कोई पर्सन जो है जो कि MSG मतलब कि अजीनोमोटो को जिसमें टॉलरेंस नहीं होता है, उन्हें एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। तो जैसे कि आप जो चाइनीज आप स्ट्रीट फूड्स में खाते हैं या कहीं पे भी खाते हैं तो उसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो स्ट्रीट फूड यूज करते हैं, स्ट्रीट फूड जो ठेले वाले जो जनरली यूज करते हैं, वो अजीनोमोटो जो है वो लो ग्रेड का यूज करते हैं, उसमें एडल्ट्रेंट्स मिले होते हैं। तो वो एकदम से आपको देखेंगे कि आप जब उस ठेले के पास से निकलेंगे तो आपको अलग से एक इरिटेशन आया इसमें होता है। ठीक है, जनरली जब वो उसमें कुछ फ्राई व्राई करते होते हैं तो वो उसमें एक एजिनोमेटो मसाला वसाला जो है वो केमिकल्स मिलाते हैं, जिसके कारण उसका एक स्पेसिफिक स्वाद हमको देख खाने में मिलता है। तो ज्यादा यूज अगर हम एजिनोमेटो या MSG का करते हैं तो डेट विल बी कार्सिनोजेनिक। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो आप, हम सभी खाते हैं, आप भी खाएं, लेकिन लिमिटेड में खाएं। और जो लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं इसके यूज को, तो उन्हें फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं और इस डिसीज को बोलते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक इससे जुड़ा हुआ एक जनरल बात थी जो कि टेस्ट एंड ऑर्डर। तो हमारे अब दूसरे आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन। तो जैसे कि हमने उसमें देखे थे ऑप्टिकल रोटेशन, कार्बोहाइड्रेट्स में देखे थे। कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था कि ऑप्टिकल रोटेशन कौन से होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा मोनोसेक्राइड्स की, जिसमें मैंने मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज समझाई है। तो वहां पे आप देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। लाइट कौन सी, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, नॉर्मल लाइट नहीं, जो हमारी बल्ब या ट्यूबलाइट्स मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जिसको कि ऑप्टिकल आइसोमर जो है रोटेट करते हैं। अगर वो राइट हैंड साइड रोटेट करते हैं तो उसे डेक्स्टर रोटेटरी बोलते हैं, ये राइट हैंड साइड लाइट को रोटेट करते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड उस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं तो उसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। चूंकि इसमें जो अमाइनो एसिड का जो अगर हम स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये हमने वहां पे पढ़ा था कि 4 कार्बन के ऊपर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं
तो वो असिमेट्रिकल कार्बन कहलाता है या कायरल कार्बन कहलाता है। अगर कायरल कार्बन होगा तो वो जरूर आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा, और कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्लाइसिन में ये R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, H हो जाता है। क्या हो जाता है, H। तो एक H ये भी हो जाएगा और एक H ये भी हो जाएगा, तो ये NH2CH2COOH ऐसा हो जाता है। तो दो ग्रुप सेम हो जाते हैं तो ये कायरल कार्बन नहीं रहता। इसलिए अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी अमाइनो एसिड जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स लिए हुए होते हैं। ठीक है, हेल्ड बाय द अल्फा कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद वाला कार्बन है, इसलिए हम इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये अमाइनो एसिड में बता चुके हैं अपन। दस ऑल द अमाइनो एसिड हैव द ऑप्टिकल आइसो। ठीक है, द प्रोटीन आर कंपोज्ड मोस्ट ऑफ द, जो हम प्रोटीन यूज करते हैं वो एल अमाइनो एसिड से, एल अल्फा अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। अब एल अल्फा अमाइनो, तो ये जस्ट अपोजिट है कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि डी टाइप के जो आइसोमर्स हैं वो जनरली हम यूज करते हैं, जैसे ग्लूकोन डी, ग्लूकोज का हम डी आइसोमर यूज करते हैं, एल ग्लूकोज नहीं यूज करते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड में हम एल आइसोमर यूज करते हैं, डी आइसोमर जनरली यूज नहीं किया जाता है। तो आप जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो जनरली आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। अगर आप अमाइनो एसिड के, हम जितने भी हमने बनाए इसके प्रीवियस क्लासिफिकेशन में, तो उसमें आपको ये एल आइसोमर टाइप का ही जो है वो अमाइनो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हमने हमेशा COOH ग्रुप को इधर इस तरफ रखा, NH2 ग्रुप को इस तरफ रखा। तो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमाइनो एसिड्स आर दी एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स हैं। दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बोथ कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप, मतलब कि COOH ग्रुप प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अभी जस्ट हमने देखा कि इसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है और एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए इसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें बोथ ग्रुप है, तो COOH ग्रुप जो है वो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा और NH2 ग्रुप जो है वो बेसिक की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें की एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स होते हैं वो एम्फीबोलिक ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं वो एम्फीबोलिक रोल कहलाते हैं। जैसे कि हमारा पानी भी दोनों की तरह बिहेव करता है, ये एम्फीबोलिक इन नेचर होता है ना। तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, मतलब ये दे कैन डोनेट द प्रोटॉन और एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो डोनेट कहां से करेगा, ये वाला प्रोटॉन चला जाएगा, और एक्सेप्ट करेगा तो इसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे NH3+ का मॉलिक्यूल बनेगा। हेंस अमाइनो एसिड्स आर रिगार्डेड एज दी एम्फोलाइट्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट। एम्फोलाइट प्रॉपर्टी को जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है ज्विटर या डायपोल आयन के फॉर्म में। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन वो आयन एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो आयनिक ग्रुप में, मतलब सेम मॉलिक्यूल में दोनों होंगे। मतलब अगर हम अमाइनो एसिड को ऐसे लिखें तो एक अमाइनो एसिड्स पे पॉजिटिव भी ग्रुप होगा और उसी अमाइनो एसिड में नेगेटिव ग्रुप भी होगा। दोनों ग्रुप जो है वो एक साथ प्रेजेंट होंगे। क्योंकि दो ग्रुप हैं इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डायपोल। दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ऐसे आयन को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आयन को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वो अमाइनो एसिड जिसके आयनिक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट होंगे वो ज्विटर आयन या डायपोलर आयंस ऑफ अमाइनो एसिड कहलाते हैं। अमाइनो एसिड rarely exist in the neutral form with the free carboxylic acid और free amino acid। ठीक है, ये जनरली न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए तो अपन इसमें आगे देखते हैं ज्विटर आयन का और क्या है। तो जब हम देखते हैं, अब ये ज्विटर आयन आपको यहाँ से समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि ज्विटर आयन है क्या चीज। ज्विटर आयन का मतलब ये कि अमाइनो एसिड में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये जनरली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। लेकिन जब पीएच के अनुसार ये डिपेंडेंट होता है। जब स्ट्रॉन्ग पीएच होगा एसिडिक, मतलब पीएच जब क्या होगा, लो पीएच होगा। तो जब लो पीएच होगा इसका मतलब लो पीएच है ना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होना मतलब लो पीएच होना, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा,
यहाँ पे ज्यादा होगा। जब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगा तो अभी हमने बोला था कि जो प्रोटॉन है वो कौन एक्सेप्ट करता है, अमोनिया, अमाइनो ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो ये NH3+ में कन्वर्ट होगा। इसको बोलते हैं अमोनियम फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लेकिन जब प्रोटॉन देने की बारी आएगी तो कौन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप देगा, और ये जनरली हाई पीएच पे होगा। मतलब जबकि H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये इस तरीके के नेगेटिव आयन में, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट फॉर्म। तो ज्विटर आयन क्या है, या हम बोलें कि डायपोलर आयन क्या है, एक ऐसा फॉर्म जो कि न्यूट्रल इन नेचर होता है अमाइनो एसिड का, और जिसमें दोनों पोल जो हैं एक ही स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलते हैं। ये एक स्पेसिफिक पीएच पे होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर एसिडिक होगा, पीएच लो होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जिसको हम कैटायन बोल रहे हैं, और अगर अल्कलाइन पीएच होगा मतलब कि पीएच हाई होगा तो फिर वो एनायनिक फॉर्म, मतलब कि इस तरह के एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अब इसी को प्रॉपर्टी को हम आगे भी यूज करते हैं। तो ईच अमाइनो एसिड हैज द कैरेक्टरिस्टिक पीएच। हर अमाइनो एसिड का एक ऐसा पीएच होता है जिसपे कि वो ज्यूटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिकल पीएच बोलते हैं। एक ऐसा पीएच जिसपे कि अमाइनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन के रूप में प्रेजेंट हो एंड कैरी नो नेट चार्ज। तो कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो कोई चार्ज इस पे नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। और वो पीएच जिसपे कि ज्विटर आयन प्रेजेंट होता है किसी भी अमाइनो एसिड का, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिकल पीएच बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन क्या है, और हमने इसमें पीएच सेंसिटिव कैसा है। तो हमने ये चीज देखी कि अमाइनो एसिड जो है वो एम्फोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। एम्फोलाइट के कारण ही वो डाइपोलर नेचर दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप दोनों प्रेजेंट है उसमें। और जब वो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो हम उसे ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन जो है वो जिस पीएच पे बनता है किसी भी अमाइनो एसिड में, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिकल पीएच बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। चूंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, तो दोनों के कारण जो है अलग अलग केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। तो पहली वाली हम जो देख रहे हैं वो COOH ग्रुप के कारण है। तो COOH ग्रुप जब भी कोई बेस मिलाएंगे आप, ठीक है, तो उसके साथ क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा, जैसे कि सोडियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, या फिर उसके साथ एस्टर बना लेगा। ठीक है, अगर हम अल्कोहल ऐड करेंगे तो वो या तो सॉल्ट, बेस ऐड करेंगे तो सॉल्ट बना लेगा, अल्कोहल ऐड करेंगे तो वो एस्टर फॉर्मेशन कर लेता है। ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की जो भी रिएक्शन आप देखते हैं वो कुछ इसी तरीके की हमको देखने को मिलती है। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करेंगे तो अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ये है, इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे, मतलब ये CO2 ग्रुप निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है बहुत यूजफुल होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द बॉडी। ठीक है, तो अमाइनो एसिड अंडरगोज द डिकार्बोक्सिलेशन टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग अमाइंस लाइक हिस्टामिन्स, tyramine and alpha aminobutyric acid are formed from the histidine, tyrosine and glutamate। तो ग्लूटामेट में से अगर हम COOH ग्रुप निकाल देंगे तो वो अल्फा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हिस्टिडीन से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो वो हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइक दैट जो अमाइनो एसिड है वो डिकार्बोक्सिलेशन होने के, इनका क्या यूज है। अब जो हिस्टामिन, हिस्टिडीन, अल्फा अमीनो हमने लिखा है, हिस्टामिन जो है वो एक बहुत यूजफुल केमिकल है हमारी बॉडी में, जो कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को गवर्न करता है। ऐसे अल्फा अमीनो ब्यूटारिक एसिड भी जो है ये भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को गवर्न करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो रिएक्शन देख ली, डिकार्बोक्सिलेशन देख ली, और कौन सी देख ली हमने अभी कि सॉल्ट फॉर्मेशन करता है और एल्कोहल के साथ एस्टर फॉर्मेशन करता है। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये अमाइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने जब क्लासिफिकेशन लिखा है केमिकल में तो उसमें हमने एसिडिक क्लासिफिकेशन के साथ अमाइड्स भी लिखा हुआ है। तो एस्पार्टिक एसिड जो है जब हम उसको कराएंगे तो वो एस्पारेजिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड को जब हम
अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो वो ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर दी अमाइड्स ऑफ दी करस्पोंडिंग एसिडिक अमाइनो एसिड, वो करस्पोंडिंग एसिडिक अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स में आएंगे। तो ये हमने देखा था कि अमाइड कंटेनिंग लिए हुए हैं। आप मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको समझाया था, इसलिए स्ट्रक्चर समझाया था आपको, ताकि हमको समझ में भी आए। आप वापस से उस वीडियो पे जाके क्लासिफिकेशन, जो इसका पहले वाला वीडियो है पार्ट 1, उसमें आप जाके देखें। क्लासिफिकेशन में मैंने एसिडिक अमाइनो एसिड और उसके अमाइड्स बताए हैं। तो ये वही है कि एस्पार्टिक एसिड जो है वो एस्पैरेजिन में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामिक एसिड जो है वो ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द रिएक्शन विथ अमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। हमने 3 रिएक्शन देख ली। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द NH2 ग्रुप। तो 3 रिएक्शन हमारी काय पे बेस्ड थी? कार्बोक्सिलिक एसिड पे, है ना। अब अमोनिया अमाइनो ग्रुप से जो रिएक्शन अमाइनो ग्रुप से जो रिएक्शन बेस्ड है वो है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, जब बिहेव बेस की तरह बिहेव करता है, चूंकि ये है ना, जैसे हम पढ़ा था तो वो एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब भी हम इसको एसिड के साथ करेंगे तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन कराता है। यही ये रिएक्शन हमने उसमें भी देखी थी। रिएक्शन विद द नीन हाइड्रीन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कलर रिएक्शंस टू आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड। तो ये जनरली अल्फा अमाइनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। अल्फा अमाइनो एसिड मतलब जो कार्बन है उस जो किसी OH ग्रुप के बिल्कुल जस्ट पास लगा हुआ है अमाइनो एसिड में, उसको हम अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा इस तरह के अमाइनो एसिड्स को हम जो है ये रिएक्ट करते हैं, और इसमें कलर कौन सा आता है? पर्पल कलर, ब्लू और पिंक कलर हमको देखने मिलता है, जिसको हम रूमेंस पल्पर कलर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करेगा, वो कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और हाइड्रोजन बनाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो फिर अमोनिया और नीन हाइड्रीन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा और रूमेन पल्पर कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसकी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि नीन हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ नाम से भी इस रिएक्शन को मेंशन कर सकते हैं। तो ये कलर रिएक्शन है। आइडेंटिफिकेशन जब आप लैब में करते हैं तो नीन हाइड्रोजन का टेस्ट हम अमोनिया में लगाते हैं। और भी कलर रिएक्शन है जिसके द्वारा हम डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दे आर दी सम लिस्ट, जिसमें से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं, आप बाकी का इसका आपको सभी की सब लिखनी है। तो सबसे कॉमन जो है वो हम देख लेते हैं, बायूरेट रिएक्शंस। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सभी बायूरेट रिएक्शंस के साथ रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये पेप्टाइड लिंकेज पे बेस्ड रिएक्शन है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज पे बेस्ड रिएक्शन है, इसलिए जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सभी बायूरेट टेस्ट देते हैं। ठीक, अगर हम बायूरेट रिएजेंट जो है मिलाएंगे तो हमको पर्पल कलर उसमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में मोलिस टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था जब भी अभी हमने मोनोसेकेराइड्स को पढ़े थे, तो सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोलिस टेस्ट देते हैं। ऐसे ही सभी तरह के अमाइनो एसिड जो है वो बायूरेट टेस्ट देते हैं। नीन हाइड्रोजन रिएक्शन है, नीन हाइड्रोजन टेस्ट ये अपन ने देख लिया, अभी अल्फा अमीनो के लिए देते हैं। जेंटोट्रोपिक रिएक्शंस जो हैं वो बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग के अमाइनो एसिड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। मिलॉन्स जो होती है वो फिनॉल के लिए होती है। हॉपकिंस कोल होती है वो इंडोल वाली रिएक्शंस के लिए होती है, जैसे टायरोसिन्स के लिए, ट्रिप्टोफेन के लिए। सागागुशी जो है वो गुनाइडिनो ग्रुप के लिए, तो ये आर्जिनिन के लिए होती है। नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन जो होती है सल्फर हाइड्रोल ग्रुप के लिए, तो ये सिस्टीन और मिथ्योनाइन के लिए होगी। सल्फर टेस्ट जो है वो सल्फर हाइड्रोल ग्रुप, तो ये भी फिर सिस्टीन के लिए होगी। पाउलिस टेस्ट जो है वो इमिडाजोल ग्रुप मतलब कि हिस्टिडीन के लिए होगी। फॉलिन टेस्ट जो होती है वो फिनोलिक ग्रुप के लिए होती है, मतलब कि टायरोसिन्स के लिए जनरली ये आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं। तो देयर आर द डिफरेंट कलर रिएक्शंस व्हिच कैन थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट रिएक्शंस। आप चाहें तो किसी भी प्रैक्टिकल के हम बायोकेमिस्ट्री की बुक में जाके इनके आप टेस्ट याद कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, आप ये टेबल भी बना देंगे, इतना भी यहाँ पे लिख देंगे तो दैट्स इट सफिशिएंट है इस जगह पे, है ना। अभी आपको ये भी ना पता हो जाए कि कौन सा किस ग्रुप के लिए टेस्ट है, तो दो वो भी बहुत सफिशिएंट है। और जो 2 रिएक्शन बची हुई हैं वो हैं जो कि अमाइनो ग्रुप है, वो है ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन इसको भी हम फिर से पढ़ेंगे, दोनों रिएक्शन को आप ध्यान रखिएगा जब अमाइनो एसिड्स का हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो जब हम ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन पढ़ते हैं, ट्रांस एमिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम, अब अमाइनो ग्रुप कौन सा है? NH2 ग्रुप है ना। अमाइनो एसिड्स में से NH2 ग्रुप का ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, जब ट्रांसफर किया जाएगा तो किस पे ट्रांसफर करेंगे हम? कीटो एसिड पे।
है ना, किसी कीटो एसिड पे हम उस पर ट्रांसफर करेंगे, जब उसको उस पर ट्रांसफर कर देंगे तो वो कीटो एसिड जो है फिर से नए अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत यूजफुल मैकेनिज्म है जब अमाइनो एसिड का हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया, ठीक है। तो जैसे डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था भी हमने, वैसे ही जो है हमारा ये डीएमिनेशन, तो लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया जो है, फिर अमोनिया वो यूरिया साइकिल में चला जाता है और बॉडी से बाहर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर दी ऑल केमिकल रिएक्शंस जो कि हमको, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमाइनो एसिड की हमको पढ़नी है। टोटल 8 हो गई। अब आ जाते हैं हम पेप्टाइड्स पे या प्रोटीन फॉर्मेशन पे, कि अमाइनो एसिड आपस में मिलके कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि कभी तकरीबन 300 साढ़े 300 अमाइनो एसिड में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ही हमारे लिए यूजफुल हैं या कॉमनली फाउंड प्रोटीन्स हैं प्लांट्स और एनिमल में। इन ये अमाइनो एसिड 20 आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जिस बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं दो अमाइनो एसिड, तो उस मॉलिक्यूल को हम पेप्टाइड बोलते हैं या फिर प्रोटीन बोलते हैं। दोनों के बोलने में अंतर क्या है? पेप्टाइड हम जब बोलेंगे जब संख्या ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो 50 से कम होगी, और अगर 50 से ज्यादा की सीरीज है, मान लीजिए एक अमाइनो एसिड है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पेप्टाइड बोलेंगे, इसको हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे। प्रोटीन कब बोलते हैं? जनरली हम जब उसमें अमाइनो एसिड की संख्या 50 से ज्यादा हो जाए, जब ऐसे ढेर सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़े रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिर प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन ये जो संख्या है अमाइनो एसिड की, ये वेरी करती है सबके हिसाब से, ठीक है। कभी कभी इसको 100 भी मान लिया जाता है कि 100 अमाइनो एसिड के नीचे वाले को भी पेप्टाइड बोल दिया जाता है, ठीक है। रिसेंट जो अभी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि सब चेंजेस होते जाते हैं। पहले उसको 50 मानते थे, अब 100 मानने लगे, है ना। तो वो डिपेंडिंग है, वो नए नए रिसर्चर्स के हिसाब से, वो नए नए वो ऑथर्स जो हैं वो उस चीज को, जो जिसको जैसा मान लेता है, वो जो बड़ा है वो जैसा मानता है वैसा सब फिर दूसरे लोग भी मानने लगते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होते हैं? जब उन ऐसे अमाइनो एसिड की चेन जिसमें कि अमाइनो एसिड की संख्या जो है 50 से ज्यादा होती है, तो ये एक अमाइनो एसिड, मान लीजिए एक अमाइनो एसिड ऐसा है और एक अमाइनो एसिड ऐसा है, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। अब ऐसे अमाइनो एसिड जब जुड़ते चलें तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनाए थे, और डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड को मिला के हम क्या बनाए थे? पॉलीसेकेराइड बनाए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वैसा ही देखेंगे। चलिए, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है, क्या होता है, और उसको हम कैसे नाम देते हैं, ये हम इसमें पूरे में देखेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या चीज? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। अब मान लीजिए दो अमाइनो एसिड के बीच में हमको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेंगे और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप लेंगे, है ना। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से दोनों कंबाइन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी रिएक्शन भी बताता हूँ, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में जुड़ेंगे और वाटर का रिमूवल होगा और बॉन्ड बना लेंगे। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जब दो अमाइनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट पेप्टाइड क्या होगा, ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। तो मैंने आपको बोला था कि हम उसे प्रोटीन नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बोलेंगे, अगर अमाइनो एसिड की संख्या कम होगी तो, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, है ना, ठीक है। और फिर ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी तो वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली अगर उसमें बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड हो जाएंगे, मोर देन 50, तो वो हम उसे प्रोटीन बोल देंगे। तो हर प्रोटीन में यही 20 अमाइनो एसिड जो है अलग अलग ऑर्डर में जुड़े रहते हैं। मतलब आपकी क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों को हम, 60 बच्चे आपके अमाइनो एसिड मान लीजिए, 60 बच्चों को अगर हमको अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाना है हर बार, मतलब अलग अलग प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो 60 बच्चों को अभी हम हाइट के अनुसार खड़े करेंगे, किसी को हम वेट के अनुसार करेंगे, तभी हम किसी और क्राइटेरिया के अनुसार करेंगे, 12th में नंबर कितने आए, 11th में कितने आए, 10th में क्या परसेंट, हम हर बार एक अलग तरह का ग्रुप बनाएंगे, तो हर बार हमको एक नया ग्रुप मिलेगा,
ठीक है, सबका ऑर्डर डिफरेंट होगा। तो प्रोटीन में भी बस यही है, वही की वही आपकी क्लास के बच्चे हैं, लेकिन उनका ऑर्डर और उनका ग्रुपिज्म जो है हम डिफरेंट मैनर में कर रहे हैं और इसी को प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में रिएक्शन कैसी होती है, तो मैंने आपको बोला था कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में जब कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये एक अमाइड लिंकेज बनाएंगे, जिसको हम COOH ग्रुप बोलते हैं, COOH। तो ये एक लिंक बनाएंगे आपस में, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, डाइपेप्टाइड का। अब मान लीजिए कोई नया अमाइनो एसिड जुड़ेगा, तो वो किस तरफ जुड़ेगा, इस तरफ जुड़ेगा या फिर इस तरफ जुड़ेगा, ये क्वेश्चन होता है। तो अब इसमें एक सीक्वेंसिंग जो देखी जाती है, उस हिसाब से मैं भी आपको बताता हूँ। अब आप ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इस तरफ अमाइनो एसिड है, इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे अमाइनो ग्रुप है और राइट हैंड साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो वैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको। ठीक, फिर से, तो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपके उल्टे हाथ की तरफ हमेशा नाइट्रो ग्रुप होगा बाय द फ्री अमाइनो एसिड, और हर राइट हैंड साइड आपका हमेशा COOH ग्रुप होगा, तो वो हमेशा यहां होगा। ठीक है, तो जनरली जो नया अमाइनो एसिड होता है तो इसको दो टर्मिनल बोला जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर इस टर्मिनल पे होगा तो इसे C टर्मिनल बोलते हैं, और अगर ये अमाइनो ग्रुप वाला टर्मिनल होगा तो ये N टर्मिनल्स कहलाएगा। ये टर्मिनल्स कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज मेरे को एक नया अमाइनो एसिड जोड़ना है, तो वो मैं अगर इधर से जोड़ूंगा तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा मुझे, तो ये किसके से जुड़ेगा, ये NH2 से जुड़ेगा। तो इस ये जो नया अमाइनो एसिड है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है फिर से फ्री होगा, तो ये हमेशा C टर्मिनस में बना रहेगा। अगर मुझे इधर कोई वाटर मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड जोड़ना है तो वो COOH ग्रुप से होगा। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में निकालेंगे, तो इस तरफ फिर जो इसका अमाइनो ग्रुप होगा वो फ्री रहेगा, तो ये हमेशा N टर्मिनस में बना रहेगा। तो किसी भी अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग में एक छोर जो है वो हमेशा COOH ग्रुप लिए हुआ होता है, और एक छोर जो है हमेशा अमाइनो ग्रुप लिए हुआ होता है। तो नया अमाइनो एसिड कहाँ जुड़ता है, जनरली वो N टर्मिनल्स की तरफ ज्यादा जुड़ते हैं। ठीक है, नया अमाइनो एसिड जब भी इसमें जुड़ेगा तो वो N टर्मिनल्स की तरफ जुड़ता जाएगा, फिर उसका एक नया अमाइनो एसिड फ्री हो जाएगा, फिर वो जुड़ेगा, फिर एक नया अमाइनो एसिड, ऐसी संख्या बढ़ती चलेगी। C टर्मिनल्स पे अटैचमेंट जो है जनरली प्रोटीन्स में कम देखने को मिलता है, ये ऐसा ही के ऐसा ही फ्री फॉर्म में रहता है। लेकिन कभी होता भी है किसी रिएक्शन में, किसी एक्सेप्शन केसेस में, तो वो जनरली कहाँ होता है, वो तब होगा भी तो ये NH2 NH से जुड़ेगा, तो इसका फिर COOH ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से अटैचमेंट होता जाता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ही है। अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट पे कि हम नेमिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे, है ना। तो नेमिंग के लिए हम देखते हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड है उन सब के आखिरी में ये जनरली वर्ड आता है, जैसे INE जैसे ग्लाइसिन, ठीक है, AN जैसे कि ट्रिप्टोफैन, या 8 जैसे कि ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड जो है जनरली कॉमनली सभी अमाइनो एसिड के एंड में आते हैं। इस लास्ट के 3 वर्ड को जब हम नेमिंग करते हैं तो उसे रिप्लेस कर देते हैं YL से, एक्सेप्ट दी C टर्मिनल। C टर्मिनल का जो ग्रुप होगा जो सबसे लास्ट में इस तरफ जुड़ा रहेगा, उसके नाम को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं YL से, है ना, सिफिक्स में YL नहीं लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये एक पेप्टाइड है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक NH3 ग्रुप रहेगा, ये N टर्मिनल से, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ आपको, ये एक N टर्मिनल से, ये C टर्मिनल से, तो ये अमाइनो एसिड है इन पेप्टाइड से। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें 3 अमाइनो एसिड है, ग्लूटामेट है, सिस्टीन है और ग्लाइसिन है। तो इसका हम नाम कैसे करेंगे, तो या तो हम इसको ऐसा करेंगे ग्लू सिस और ग्लाइसिन, तो लेकिन जब हम इसका पूरा नाम लिखेंगे तो ग्लूटामिल लिखेंगे। अब इसका जो ग्लूटामेट का जो था वाई, उसको हमने YL से रिप्लेस किया, सिस्टीन का INE को हमने YL से रिप्लेस किया। ठीक है, लेकिन ग्लाइसिन में ऐसा नहीं किया। ग्लाइसिन में क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि सब जगह हम YL लगाएंगे कि सिर्फ C टर्मिनल के अमाइनो एसिड का YL यूज नहीं करेंगे। तो ये ग्लूटामिल सिस्टीनिल ग्लाइसिन जो है उसका नाम हो जाएगा पेप्टाइड का। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड की। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना देखा कि किस तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अमाइनो एसिड की, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उन पेप्टाइड चेन में कौन से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का किस तरीके से हम C टर्मिनल N टर्मिनल्स बोलते हैं, और उनकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी
अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक, आपके कमेंट्स जो हैं वो आपको तो इम्प्रूव करते ही करते हैं, मुझे भी इम्प्रूव करते हैं। इसलिए अगर कोई भी मन में कोई डाउट है तो जरूर उससे पूछिए, डाउट अपने मन में मत रखिए। ठीक, आप बहुत ज्यादा डीप मत जाइएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है इटसेल्फ। अगर हम अमाइनो एसिड को पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमने बहुत ब्रीफ रखा है, छोटा रखा है, शॉर्ट में पढ़ा है, तो आप उसको इतना ही पढ़ना है। ठीक, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।